कैंडिडेट रंगाने का काम करेंगे। भी कोई शीश महल बना सकता, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आज नहीं तो कल पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। राजनीति कितना सरल शब्द है ना। राज और नीति से मिलकर बना है, यानी राज करने की नीति, वो नीति जो सत्ता सेवक बनकर जनता के हित के लिए बनाती है। मगर साहब, भूल कर भी राजनीति की ऐसी भूल भुलैया में आप मत फंसिएगा, क्योंकि इसकी राहें बहुत रपटीली हैं और ये फिसलन अक्सर वोटरों का संतुलन बिगाड़ कर रख देती है। तो दिल्ली में भी आजकल सियासत की तपिश वोटरों को सर्दी का एहसास होने नहीं दे रही। वोटर बेचारा गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आंख, कान और मुंह बंद किए बैठे हुए हैं। और मैं नागार्जुन की वो कविता याद कर रही हूं जो शायद हर चुनावी मौसम में वोटर की तकदीर बन जाता है। हमें अंगूठा दिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, कैसी हिकमत सिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के। प्रेम पगे हैं, शहद सने हैं तीनों बंदर बापू के। गुरुओं के भी गुरु बने हैं तीनों बंदर बापू के। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में पल पल बदलती दिल्ली की सियासत का संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए एक बार फिर हाजिर हूं। आज हम समझेंगे कि दिल्ली के इस सियासी दंगल का हर दांवपेच किस दिशा में आपको ले जा रहा है। बेशक इसमें कोई डींगा मुश्ती ना हो रही हो, लेकिन दांवपेच अखाड़े वाले नजर आ रहे हैं। निकाल दाव, कला जंगी, सांडी तोड़, हर दाव इसमें शामिल है। अब आप ही देख लीजिए महिला सम्मान योजना से क्या हुआ। महिला सम्मान योजना के नाम पर अरविंद केजरीवाल की ओर से सांडी तोड़ दाव आजमाया गया। इसका मतलब बीजेपी की बाहें मरोड़ने की कोशिश हुई तो बीजेपी वालों ने कला जंगी दाव वाला अंदाज में रजिस्ट्रेशन पर ही सवाल उठा दिए और एक ही झटके में आम आदमी पार्टी वालों को कंधे पर उठाकर पीठ के बल पटकनी देने की कोशिश की। लेकिन जब तक चुनाव बीत न जाए तब तक तो ये दंगल आपके सामने चलता रहेगा और ये कुश्ती यूं ही जारी रहेगी। और इस सियासी कुश्ती में अब बीजेपी ने अपना सबसे भरोसेमंद और सबसे मजबूत दाव आजमाया है, यानी निकाल दाव, जिसमें पहलवान एक ही झटके में विरोधियों को कंधे पर उठाकर जमीन पर पटक देता है, यानी चित कर देता है एक ही झटके में। और बीजेपी के इस निकाल दाव के महारथी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मैदान में उतर चुके हैं। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। वही तेवर, वही अंदाज, विरोधियों को एक ही दाव में चित कर देने का जज्बा। दिल्ली के सियासी दंगल में एक चैंपियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो चुकी है। देश की सियासत में सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने खुद दिल्ली की रणभूमि में उतरकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हर राज्य में चुनाव में उतरती है और नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से एक नारा
या अपनी तरफ से उस चुनाव को सिमटा हुआ एक नारा या एक बयान जरूर देते हैं, जिसके इर्द गिर्द वो 2 महीने 3 महीने चुनाव चलता रहता है। अब देखिए, 3 जनवरी को रैली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के चुनाव अभियान को एक नया तेवर, नया कलेवर, नए अंदाज में शुरू कर दिया। और इस रैली के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वालों के लिए नए साल के नए तोहफे लेकर वहां पर वो पहुंचे, और ये तोहफे बेहद खास थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए हर एक तोहफे के पीछे एक बड़ा मैसेज छिपा हुआ था, जिसमें आपको अगर डिकोड करें, मैं डिकोड करके आपको दिखाऊंगी कि वो मैसेज क्या था और वो दिल्ली वासियों के लिए कितना खास है। दिल्ली में अपनी पहली रैली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में सीबीएसई ऑफिस का उद्घाटन किया। संदेश ये था कि शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर करना, बेहतर काम भारतीय जनता पार्टी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली में वीर सावरकर के नाम पर दिल्ली में बनने वाले कॉलेज की आधारशिला भी रखी। यहाँ इशारा ये कि दिल्ली में शिक्षा के साथ साथ हिंदुत्व को भी बीजेपी साथ रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 1675 फ्लैट्स का उद्घाटन करते हुए उनकी चाबियां लोगों को सौंपी है। ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ा दिन था। इसके जरिए बीजेपी ने यह मैसेज दिया कि बीते 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार जो नहीं कर सकी, वो दिल्ली में बीजेपी करने जा रही है, यानी लोगों को अपना घर देने जा रही है। देखिए, दिल्ली क्या है? दिल्ली देश की कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, और शायद इस देश में रह रहे 140 करोड़ लोगों के जहन में दिल्ली की एक इमेज है। लेकिन यहाँ रह रहे लोगों को क्या चाहिए? ज्यादातर लोग पलायन करके अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, और यहाँ पर कमाकर अपने गांव में अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं। और दिल्ली में रहना कैसा है, ये आप सभी के बेहतर तरीके से पता है। इसलिए अगर यहाँ पर बेसिक सुविधा, पानी, बिजली, घर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी चीज अगर वोटर को मिल जाए, यहाँ पे रह रहे लोगों को मिल जाए, तो शायद उसके लिए सपने जैसा होगा। आज भी मैं आज एक कैपिटल का जिक्र कर रही हूँ कि अभी भी बेसिक मूलभूत चीजें उन लोगों को चाहिए। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जब आए और उन्होंने इस बेसिक मूलभूत चीजों का जिक्र किया, अपनी आम आदमी की एक इमेज दिखाई, तो लोगों ने फटाक से उनको मुख्यमंत्री बना दिया, सिर्फ बिजली और पानी के लिए। और अब भारतीय जनता पार्टी भी वही दाव खेलते हुए और हमेशा से अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी, खुद नरेंद्र मोदी यहां पर लोगों से मैन टू मैन संपर्क कर रहे हैं और लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं मिली हैं देश की राजधानी में, वो देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं जब दिल्ली में बीजेपी का फोकस झुग्गी में रहने वालों पर है। पिछले 7 महीनों में दिल्ली के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता झुग्गी में रहने वालों के साथ रह रहे हैं, उनका सुख दुख साझा कर रहे हैं, उनके घरों में सो रहे हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनकी दिक्कतों को समझ रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि उनकी परेशानियों को बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया जाएगा। इसी का एक उदाहरण था दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया रोजगार मेला। तालकटोरा स्टेडियम में बीजेपी की तरफ से खास झुग्गी बस्ती युवा रोजगार मेला के आयोजन किया गया था। ये रोजगार मेला में देश विदेश की 50 से ज्यादा कंपनियां शामिल हुई थी और बीजेपी का दावा यह था कि इस कार्यक्रम में दिल्ली के सभी जिले के झुग्गी बस्ती से आए करीब 1500 से ज्यादा युवा इसमें नौकरी के लिए शामिल हुए, उनको नौकरी दी गई है। और ये सब क्यों? इसके पीछे वजह है कि दिल्ली की झुग्गियों में रहने वालों का जो वोट बैंक है, जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, जानते हैं वो वोट बैंक कितना ताकतवर है? आपको बताते हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली के अंदर करीब करीब 750 बड़ी छोटी झुग्गियां हैं, जिसमें कम से कम 3.5 लाख परिवार रहते हैं और इनमें से 45% घरों में 4 से 5 सदस्य भी रहते हैं। 22% में 6 से 8 और 5% घरों में 9 से ज्यादा सदस्य रहते हैं। और अनुमान है कि इन 3.5 लाख परिवारों में कुल 20 लाख लोग रहते हैं। तो दिल्ली की जनसंख्या का ये 28% है। और अब ये झुग्गी झोपड़ियों पर कौन वोट बैंक पर राज करता था?
अरविंद केजरीवाल। और भारतीय जनता पार्टी के माइक्रो मैनेजमेंट में सबसे पहले इस वोट बैंक पर सेंधमारी शुरू की है। और सीधा सीधा जो योजनाएं हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ियों को घर में तब्दील करना, उनको घर की चाबियां देना, ये उस वोट बैंक को बाहर निकालकर बीजेपी के वोट बैंक में जोड़ने की तैयारी है। और दिल्ली के इसी वर्ग के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्के मकान का तोहफा लेकर पहुंचे तो लाजमी है कि चेहरों पर मुस्कान आनी ही थी और बीजेपी के अभियान में मजबूती जाहिर तौर पर। और देखा जाए तो बीजेपी के लिए यह मजबूती जरूरी भी थी। अगर हम पिछले कुछ एक दशक का बात करें तो दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन भी मजबूत किया, लेकिन जिस तरह का संगठन बीजेपी उम्मीद करती है वैसा संगठन खड़ा नहीं हो पाया। देश के दूसरे राज्यों में चुनाव के दौरान आक्रामक हो जाने वाली बीजेपी दिल्ली में एक्टिव तो है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी रणनीति पर अमल करना होगा, अन्यथा मामला फंस सकता है। और ये सब ऐसे वक्त में देखने को मिल रहा है जब अरविंद केजरीवाल भी अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वजह है वो 2 बार मुख्यमंत्री, 2 बार सत्ता में जीत कर आ चुके हैं और ये तीसरी बार है, क्योंकि अब तीसरी बार के चुनाव में सत्ता विरोधी लहर भी वो फेस कर रहे हैं। साथ में कई ऐसे आरोप भी जो आम आदमी पार्टी को सूट नहीं करते या आम आदमी पार्टी जैसी इमेज पर सूट नहीं करते। 2020 के दिल्ली विधानसभा के चुनावी नतीजे आने के फौरन बाद आरएसएस के मुखपत्र में दिल्ली बीजेपी के एक खास सलाह दी गई थी। कहा गया था कि बीजेपी को दिल्ली में स्थानीय नेतृत्व खड़ा करने के पर फोकस करना चाहिए, संगठन खड़ा करने पर फोकस करना चाहिए और लगे हाथ ये भी सवाल पूछ लिया गया कि बीजेपी दिल्ली में कब तक मोदी शाह के भरोसे बैठी रहेगी, क्योंकि मोदी शाह हर चुनाव नहीं जिता सकते। अब ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने चेहरों पर कोशिश नहीं की। हर्षवर्धन का जिक्र करें, साथ में किरण बेदी का जिक्र करें, इसके अलावा अगर बात भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी का जिक्र करें, ये तमाम चेहरे आए तो सही, लेकिन बीजेपी के लिए दिल्ली में कोई चमत्कार नहीं दिखा पाए। और शायद यही वजह होगा कि 2013 में बीजेपी को बेहतरीन नेतृत्व देने वाला जो कहा जाता था हर्षवर्धन के लिए, उनको दिल्ली की राजनीति से हटाकर केंद्र में लाया गया। बाद में उनके कार्यकर्ताओं का यह आरोप था कि वो हाशिए पर उनको भेज दिया गया। अब देखिए 2020 के लिए भोजपुरी स्टार जिनका मैं जिक्र कर रही थी, मनोज तिवारी, उनको भी आगे किया गया, प्रदेश अध्यक्ष बने। और आपने देखा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बिहार से आने वाले वोटर्स भी हैं और शायद इसीलिए मनोज तिवारी को आगे किया गया। लेकिन चुनावों के दौरान लोग यही नहीं समझ पा रहे थे कि मोर्चे पर आगे प्रवेश वर्मा हैं या मनोज तिवारी हैं, और अंदरूनी खींचतान भी नजर आई। पिछले चुनाव के बाद मनोज तिवारी को हटाकर वीरेंद्र सचदेवा को भी आगे किया गया, लेकिन वो भी खुलकर नहीं, और ना ही वो प्रदेश संगठन के लिए कुछ खास कर पाए। हालांकि चुनाव के 2 महीने पहले ये भी सुनने में आ रहा था कि किसी महिला चेहरे को आगे किया जाएगा, और जिस स्ट्रैटेजी पर कांग्रेस ने अलका लांबा को आतिशी के सामने उतारा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस नरेंद्र मोदी का चेहरा और नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर है, दिल्ली चुनाव में भी, और अमित शाह की स्ट्रैटेजी। दरअसल बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि अगर तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनका कद राजनीति में बेहद बड़ा हो जाएगा। बात दिल्ली के चुनावों से ज्यादा अरविंद केजरीवाल के बढ़ते कद की है, चाहे फिर वो इंडिया अलायंस में हो, चाहे देश की राजनीति में हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली चुनाव जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराना, और इसके लिए अब बीजेपी के पास थ्रुप का इक्का केवल नरेंद्र मोदी का चेहरा ही है। बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसी के सहारे चुनाव में उतर रही है। साथ में नरेंद्र मोदी की योजनाएं और नरेंद्र मोदी जो अब धीरे धीरे वादे कर रहे हैं उस पर। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी को समझा जाए तो अरविंद केजरीवाल स्ट्रैटेजी में थोड़ा आगे नजर आ रहे हैं। कैसे? उन्होंने ना सिर्फ 70 सीटों के लिए प्रत्याशियों का बहुत पहले अनाउंसमेंट भी कर दिया, हो सकता है उससे उनको नुकसान हुआ हो, कांग्रेस और बीजेपी इन उम्मीदवारों के नामों की सूची का इंतजार कर रही थी, उसके हिसाब से अपने प्रत्याशी उतारी है, लेकिन तैयारियों का अगर जिक्र करें तो 70 के 70 उम्मीदवार वो उतार चुके हैं। इसके साथ साथ वो ये भी कह चुके हैं कि आप ये मानिए कि इन 70 सीटों पर अरविंद केजरीवाल ही चुनाव लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि वो जनता से सीधे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, और इस सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये पारी आसान नहीं है।
तीसरी बार मुख्यमंत्री के लिए वोट मांगना या अपनी पार्टी के लिए अपनी तीसरी बार सरकार लाने के लिए वोट मांगना आसान नहीं है। साथ में शीश महल का जिक्र हो, शराब नीति का जिक्र हो, ये तमाम चीजें एक आम आदमी इमेज पर एक तमके की तरह लगी हुई हैं। लेकिन उस सत्ता विरोधी लहर को तोड़ने के लिए हर संभव जुगत भी उन्होंने की है। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं, लोगों के बीच में जुड़ना शुरू हो गए हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में शराब नीति केस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में वो जेल भी गए, अभी फिलहाल जमानत पे हैं। तो अब कहां पर सिंपैथी यूज होगी, वो कैसे उसको सिंपैथी की तरह लेकर जाएं, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री पद छोड़ना इस पूरे मामले की काट जैसा है कि उनको कुर्सी से प्यार नहीं है, उनको केवल दिल्ली की जनता के विकास करना है और दिल्ली की जनता से प्यार है। तो उन्होंने हर संभव कोशिश उस काट में कर रहे हैं और अपनी रणनीति में आगे बढ़ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने संतों को लेकर जो एक बड़ी योजना की, महिलाओं को लेकर एक बड़ी योजना का ऐलान किया। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि दोनों किस पर, आम आदमी पार्टी भाजपा पे भारी पड़ती है या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आम आदमी पार्टी पर। कहने को तो सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बात बात पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते रहे, और टीम केजरीवाल की माने तो स्वाति मालीवाल और उपराज्यपाल सक्सेना भी वीडियो बीजेपी के फायदे के लिए ही बना रहे हैं। हाँ, बीजेपी ये जरूर तय कर लिया है कि दिल्ली चुनाव किस एक नेता को सीएम फेस घोषित करे बगैर सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले पर ही लड़ा जाएगा। और जाहिर तौर पे 2014 से बीजेपी का यही फॉर्मूला है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वो हर जगह जहां सरकार है, जहां नहीं है, वहां चुनाव में उतरती है। और यही फॉर्मूला पार्टी ने मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हर जगह आजमाया है। खैर, पार्टियों की तैयारी अपनी जगह है, लेकिन असल बात है मुद्दे की। कहते हैं जंग जीतने के लिए एक थ्रुप का पत्ता होना जरूरी है, वो पत्ता जो पल भर में बाजी पलट दे। और शायद इसीलिए बीजेपी के दंगल में आम आदमी पार्टी भी हिंदुत्व काट चल रही है, क्योंकि वो चाहती है कि वो बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर सके। वैसे तो बीजेपी हिंदुत्व का सबसे बड़ा सियासी चेहरा है। पार्टी दशकों से अपनी राजनीति हिंदू और हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही करती आई है, हर राज्य में, देश में। और अरविंद केजरीवाल भी ये समझते हैं कि अगर हिंदू वोटर एकजुट हुए तो बीजेपी को कोई नहीं हरा पाएगा। इसीलिए वो इस पिच पर अपने अंदाज में तैयारी कर रहे हैं और ऐलान भी कर रहे हैं। पिछली 30 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का ऐलान किया था। इसके साथ ही ये चैलेंज भी दिया था कि बीजेपी जहां पर उनके बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पुजारियों के लिए इस तरह की स्कीम लेकर आए। जाहिर तौर पे उम्मीद जगाने की बात है। इसके जरिए केजरीवाल ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व के ज्यादा बड़े पैरोकार हैं। और इतना ही नहीं, मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल बीजेपी की शिकायत भी कर चुके हैं। ये दाव भी हिंदू वोटर्स का ध्यान खींचने के लिए काफी है। खुद को हिंदुओं का लीडर साबित करने के लिए केजरीवाल अक्सर बड़े फैसले अहम तारीखों को ध्यान में रखकर ले रहे हैं। खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हैं, कहने पर पूरी हनुमान चालीसा का पाठ भी करके सुनाते हैं। और जब केजरीवाल अपनी इस छवि को और ज्यादा मजबूती दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पे केजरीवाल की सोच शायद यही है कि मुस्लिम मतदाता इस बार कांग्रेस की ओर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। तो हिंदू वोटर भी अपनी धाक को मजबूत करने की, वहां पर उनकी धाक जमाने की जरूरत है, और इसके लिए हर पैतरा इस्तेमाल किया जा रहा है। कहते हैं पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, और अरविंद केजरीवाल इसी गेम को बखूबी समझते हैं, और इसीलिए इस लड़ाई को वो हाईटेक अंदाज में भी लड़ रहे हैं ताकि युवाओं तक भी पहुंच बनाई जा सके। और इसीलिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। कुछ ताज़ा उदाहरण आपके सामने में रखती हूँ। हाल ही में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक एआई वीडियो जारी किया गया, जिसमें केजरीवाल अंबेडकर का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह 25 दिसंबर को एआई की मदद से सेंटा बने केजरीवाल अपनी चुनावी वादों का तोहफा बांटते भी नजर आ रहे थे। उससे पहले एआई की मदद से एक्टर पंकज त्रिपाठी के यूपीआई पर जागरूकता को लेकर बनाए गए वीडियो की मदद से बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी किया गया। ऐसे ही कई और उदाहरण हैं जब एआई का इस्तेमाल कर सियासी चाल भी चली जा रही है। हालांकि दिल्ली के सियासी दंगल को दिलचस्प बनाने वाले 2 और किरदार अभी बाकी हैं।
पहला मायावती और दूसरा ओवैसी। मायावती जहां दलित वोटर के साथ दिल्ली में केजरीवाल का किला हिलाना चाहती हैं, तो वहीं ओवैसी मुस्लिम वोटर को अपने साथ लेकर आना चाहते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से ही खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टी का रुझान भी मुस्लिमों की जगह हिंदू वोटर की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी मस्जिद के इमामों की सैलरी बेशक अभी ना दे पाए हों, लेकिन ग्रंथियों और पुजारियों को सैलरी देने का ऐलान कर रहे हैं। यानी मुस्लिम वोटर को लेकर सियासी पार्टियों की तरफ जो उदासीनता है उसको एनकैश करना चाहते हैं ओवैसी। दिल्ली में ओवैसी दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन और शाहरुख पठान को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। यानी सियासत की पिच पर हिंदू मुसलमान की फुल तैयारी हो रही है। पर हनूज दिल्ली दुरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और अब आप सोच रहे होंगे कि हनूज दिल्ली दुरस्त क्यों कहा गया, कब कहा गया, तो एक छोटी सी कहानी है आपसे साझा करती हूं। उस समय दिल्ली पर गयासुद्दीन तुगलक का शासन था। तुगलक आमिर खुसरो को तो पसंद किया करते थे, लेकिन निजामुद्दीन औलिया से चिढ़ते थे। एक बार तुगलक दिल्ली से बाहर गए और वापस लौटते समय उन्होंने एक संदेश भेजा निजामुद्दीन औलिया को। संदेश में साफ लिखा था कि उनके वापस आने तक वो दिल्ली छोड़ दें। जब ये बात आमिर खुसरो ने सुनी तो उनको तकलीफ हुई और वो दौड़ते हुए औलिया के पास गए और औलिया से कहा कि आपको ऐसा संदेश आया है। औलिया ने जवाब में कहा, हनूज दिल्ली दुरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। सच में यही हुआ। तुगलक वापस लौटकर दिल्ली नहीं आ पाए और कहते हैं कि रास्ते में ही उनकी दुर्घटना में मौत हो गई। कहने का मतलब ये कि दंगल में दांव तो सभी आजमाते हैं, पर जीतता वही है जिसके पास धैर्य भी हो और दूसरे के दांव की काट भी हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि अभी फिलहाल वोटर को दिल्ली के सियासी अखाड़े का दांवपेच भी देखना चाहिए, दिग्गजों को सुनना भी चाहिए, पर मौन रहकर गांधी जी के तीसरे बंदर की तरह। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और सियासी मुद्दे के साथ।